रिएक्शन इंटरमीडिएट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट, जरा समझिए। नाम से समझ में आ रहा है कि जो स्पेसीज रिएक्शन के बीच में बन रही हो। ये रिएक्शन के बीच में मतलब नहीं समझ में आया भाई, क्या है? क्या बीच में कुछ बन जाता है? कैसे बनता है? आपने कह दिया, जरा ध्यान दीजिए, आपने कहा दिस इज द रिएक्टेंट, राइट? ये एक रिएक्टेंट है। अब इस रिएक्टेंट में अपने रिएक्शन करा दिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस, ध्यान दो बेटा, एक्वस या अल्कोहलिक व्हाटएवर, प्रोडक्ट अलग अलग बनेगा, डजंट मैटर। तो आपने ये बनाया रिएक्शन, राइट? ये बन गया। तो अब इसमें बेटा ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, कैसे बना होगा? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में, इन बिटवीन, क्या कोई स्पेसीज बनी है? तो जो भी स्पेसीज रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में बन रही बेटा, उसी स्पेसीज को कहा गया है रिएक्शन इंटरमीडिएट, क्योंकि रिएक्शन के बीच में है वो, राइट? अब जरा ध्यान दीजिए, बिकॉज दीज स्पेसीज आर ऑफ वेरी शॉर्ट लिव्ड, इनकी लाइफ बहुत कम होती है बेटा, थोड़ी देर के लिए बनेंगे फिर तुरंत रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना देंगे, इसलिए इनका दूसरा नाम है बेटा क्या? रिएक्टिव इंटरमीडिएट। इनको दूसरे नाम से जानते हैं हम लोग, रिएक्टिव इंटरमीडिएट बेटा। अब जरा ध्यान दीजिए, दे आर कॉल्ड, आल्सो कॉल्ड रिएक्टिव इंटरमीडिएट। अब जरा ध्यान दीजिए कितने टाइप के होते हैं ये और कैसे इनका फॉर्मेशन होता है, जरा ध्यान दीजिए। नंबर 1 कार्बोनियम आयन बेटा, नंबर 1 इज कार्बोनियम आयन, या इसको दूसरे टर्म से हम लोग बोलते हैं कार्बो कैटायन, राइट? नंबर 2 कार्बन आयन, कार्बन आयन, या इसको कार्बन एनायन भी बोल सकते हैं आप, एनायन, इसी से मिला हुआ है कार्बन आयन। नेक्स्ट वन इज कार्बन फ्री रेडिकल बेटा। मैं यहां पर कार्बन फ्री रेडिकल स्पेशली बोल रहा हूं क्योंकि मैं ऑर्गेनिक स्पीसीज की बात कर रहा हूं। फ्री रेडिकल तो हाइड्रोजन भी हो सकता है, फ्री रेडिकल ऑक्सीजन भी हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है, कोई भी स्पीसीज फ्री रेडिकल बना सकता है, लेकिन मैं स्पेसिफिक कार्बन कंपाउंड की बात कर रहा हूं तो कार्बन फ्री रेडिकल होगा बेटा। नेक्स्ट वन इज कार्बीन, ये भी रिएक्शन इंटरमीडिएट है भाई। नाइट्रीन, ये भी रिएक्शन के बीच में बनता है, राइट? एंड नेक्स्ट वन इज बेंजाइन, बेंजाइन भी रिएक्शन के बीच में बनता है बेटा, और वो रिएक्शन इंटरमीडिएट कहा जाता है बिकॉज ऑफ रिएक्टिव इन नेचर। सो दीज आर डिफरेंट रिएक्शन इंटरमीडिएट जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में इनका फॉर्मेशन होता है। तो इसको बेटा हम लोग 1 by 1 डिस्कस करते हैं। सो टुडे आई विल डिस्कस अबाउट कार्बोनियम आयन। सी हियर, देखो बेटा कार्बोनियम आयन किसको कहा गया है? नाम से ही समझ में आ रहा है, कार्बोनियम आयन मीन्स ऐसे स्पीसीज जिसमें कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज हो बेटा, ईएम लगा हुआ है, कार्बोनियम मीन्स दोज ऑर्गेनिक स्पेसीज, अब स्पेसीज क्या यहां हम आयन लिख सकते हैं, इन विच कार्बन हैव पॉजिटिव चार्ज are called कार्बोनियम आयन, राइट? यानी जिस स्पीसीज पर, जिस ऑर्गेनिक आयंस में, जिस ऑर्गेनिक स्पीसीज में कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज हो बेटा, उसको क्या बोल देंगे हम लोग? कार्बोनियम आयन। अब क्वेश्चन ये है कि कार्बोनियम आयन का फॉर्मेशन कैसे होता है भाई? जरा देखिए, कार्बोनियम आयन का फॉर्मेशन हो सकता है बाई हेट्रोलिटिक फिजन। हम लोगों ने बॉन्ड फिजन पढ़ा है, उस बॉन्ड फिजन में हेट्रोलिटिक फिजन एंड होमोलिटिक फिजन, these things we have discussed in the previous lecture. यानी it is formed
कौन? कार्बोनियम आयन फॉर्म्ड बाय हेट्रोलिटिक फिजन, हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन, राइट। और हेट्रोलिटिक फिजन क्या होता है बेटा? जिसमें शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, राइट। जैसे आपने लिया दिस इज कार्बन और इस कार्बन के साथ कोई एक स्पीसीज लगा दिया आपने एक्स, समझिए जरा। अब जब ये एक्स स्पीसीज एक्स लग गई तो यहाँ पर कार्बन और एक्स के बीच में शेयरिंग हुई है, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है। और अगर हेट्रोलिटिक फिजन हो जाए बेटा और हमने ये कह दिया एक्स इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन बेटा, यानी एक्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन एक्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा है, तो ऐसी कंडीशन में अगर हेट्रोलिटिक फिजन हुआ बेटा तो दोनों इलेक्ट्रॉन कौन ले जाएगा? एक्स ले जाएगा। बोथ द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर टेकन बाय वन ऑफ द बॉन्डेड एटम। तो एक्स ने इलेक्ट्रॉन ले लिया बेटा, तो कार्बन पर कौन सा चार्ज आ गया भाई? कार्बन पर आ गया पॉजिटिव चार्ज और एक्स पर आ गया नेगेटिव चार्ज। अब जरा ध्यान दे बेटा, तो ऐसे स्पीसीज जहां पर हेट्रोलिटिक फिजन हो रहा है और कार्बन किसी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच है तो वहां पर कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा बेटा। और ऐसे स्पीसीज को, ऐसे कार्बन को क्या बोल देंगे हम लोग? कार्बोनियम आयन, राइट। तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कार्बोनियम आयन इज देयर? समझिए जरा, टाइप्स ऑफ कार्बोनियम आयन की बात करता हूं मैं, ध्यान दीजिए। कितने टाइप के होते हैं बेटा? टाइप्स ऑफ कार्बोनियम आयन, सी हियर। अब जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, मैं टाइप की बात कर रहा हूं बेटा, जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है उस कार्बन का नेचर कैसा है? वेदर इट इज 1 डिग्री कार्बन, अगर ये कार्बन 1 डिग्री है तो प्राइमरी कार्बोनियम आयन, 2 डिग्री कार्बन है तो सेकेंडरी कार्बोनियम आयन, 3 डिग्री कार्बन है बेटा तो टर्सरी कार्बोनियम आयन। लिख लीजिए, इफ पॉजिटिव चार्ज इज प्रेजेंट ऑन 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री कार्बन, इट इज कॉल्ड 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री यानी प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी कार्बोनियम आयंस। अगर वो पॉजिटिव चार्ज 1 डिग्री कार्बन पर है तो प्राइमरी कार्बोनियम आयन, 2 डिग्री कार्बन है तो सेकेंडरी कार्बोनियम आयन, 3 डिग्री कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है बेटा तो उसको टर्सरी कार्बोनियम आयन बोलते हैं। जरा ध्यान दीजिए, अब इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? सी हियर, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी कार्बन पहचानते ही होंगे आप, RCH2। सी हियर, अगर किसी कार्बन के साथ बेटा ध्यान दीजिए, दिस इज कार्बन, टेट्रावैलेंट है। इफ वन वैलेंसी ऑफ कार्बन इज सेटिस्फाइड विद अनदर कार्बन और कार्बन चेन, देन दिस कार्बन इज कॉल्ड 1 डिग्री। ध्यान देना बेटा, अगर इसकी 4 वैलेंसी में से 1 वैलेंसी सेटिस्फाई हो रही है विद कार्बन और कार्बन चेन, अब जरूरी नहीं, यहां हो सकता है कार्बन चेन भी हो या हो सकता है सिंगल कार्बन भी हो, डजेंट मैटर, लेकिन इस कार्बन की बेटा केवल एक ही वैलेंसी कार्बन या कार्बन चेन से सेटिस्फाई है, सो इट इज 1 डिग्री कार्बन। अगर आपने कह दिया इसकी 2 वैलेंसी बेटा, एक तो ये सेटिस्फाई थी ही, आपने दूसरी वैलेंसी भी कार्बन से सेटिस्फाई कर दिया तो दिस कार्बन इज कॉल्ड 2 डिग्री और सेकेंडरी कार्बन बेटा। इफ देयर 3 वैलेंसी सेटिस्फाइड विद कार्बन, ये जरूरी नहीं बेटा 3 ही कार्बन हो, मे बी अनदर कार्बन, यहां 1 है, यहां 1 है, यहां 2 हो गया, डजंट मैटर, सो दिस कार्बन इज कॉल्ड बेटा 3 डिग्री या टर्सरी कार्बन। If all the 4 valencies are satisfied with different carbon or carbon chain, see here, so this carbon is called 4 डिग्री कार्बन। अब जरा समझिए, तो कार्बन तो बेटा आपने देखा 4 टाइप्स के हैं,
1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एंड 4 डिग्री कार्बन, लेकिन बेटा कार्बोनियम आयन केवल 3 ही होता है। कौन सा? या तो प्राइमरी होगा, सेकेंडरी होगा या टर्सरी होगा। क्या क्वाटरनरी कार्बोनियम आयन भी बन सकता है भाई? नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि यहाँ पर बेटा 4 वैलेंसी है, राइट। और अब इस पॉजिटिव लाने के लिए एक बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा। तो जैसे ही आपने एक बॉन्ड ब्रेक किया बेटा, ये क्या बन गया? टर्सरी कार्बन बन गया। और टर्सरी कार्बन पर बेटा पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो कैसा कार्बोनियम आयन हो गया? टर्सरी कार्बोनियम आयन। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्बोनियम आयन, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। जरा ध्यान दीजिए, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। RCH2 देखिए, अब R मीन्स एल्काइल ग्रुप, तो इस कार्बन की 1 वैलेंसी एल्काइल ग्रुप से सेटिस्फाई है, तो ये हो गया 1 डिग्री और प्राइमरी कार्बन। RCH पॉजिटिव देखिए, अब इस कार्बन के साथ 2 एल्काइल ग्रुप लग गए, तो दिस इज सेकेंडरी कार्बोनियम आयन। RCR आपने 3 R लगा दिए, इस पर पॉजिटिव चार्ज लगा दिया बेटा, सो इट इज 3 डिग्री और टर्सरी कार्बोनियम आयन। दीज आर डिफरेंट 3 टाइप्स ऑफ कार्बोनियम आयन बेटा। अब एक चीज देखते हैं हम लोग, किस कार्बोनियम आयन की बेटा स्ट्रक्चर कैसी होती है। जरा ध्यान दीजिए, अगर हम स्मॉलेस्ट कार्बोनियम आयन की बात करेंगे तो बेटा एक कार्बन तो होना ही चाहिए। ये लीजिए 1 कार्बन और इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना पता है, इस कार्बन की आप हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे बेटा, इस कार्बन की हाइब्रिडेशन आएगी sp2। हाइब्रिडेशन का एक अलग सा वीडियो है बेटा, उस पर देखिएगा आप। तो इस कार्बन का हाइब्रिडेशन आ गया sp2, और sp2 का मतलब क्या हो गया भाई? sp2 का मतलब हो गया, इसकी ज्योमेट्री कैसी होगी भाई? ट्राइगोनल प्लेनर, प्लेनर ज्योमेट्री होगी बेटा। और अगर आप ध्यान दें, दिस इज ए ट्राइगोनल प्लेनर, ये sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है बेटा, ये sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है और ये sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है। और इस प्लेन के, दिस इज ट्राइगोनल प्लेनर, इस प्लेन के परपेंडिकुलर एक p ऑर्बिटल बेटा अनहाइब्रिडाइज्ड बैठा हुआ है, और वो वैकेंट ऑर्बिटल है, यानी ये ऑर्बिटल किसके साथ ओवरलैप कर रहे हैं बेटा? हाइड्रोजन के साथ। दीज 3 ऑर्बिटल्स आर ओवरलैप विद हाइड्रोजन। तो इनकी तो वैलेंसी पूरी हो रही भाई, लेकिन ये जो ऑर्बिटल एक बना हुआ है, अगर इसको हम ऐसे बनाएं, ध्यान दो बेटा, कार्बन कार्बन कार्बन, यानी ये स्ट्रक्चर हो गई ट्राइगोनल प्लेनर बेटा। और इसके पास एक p ऑर्बिटल वैकेंट है जो परपेंडिकुलर अरेंज है। क्योंकि ये वैकेंट ऑर्बिटल है, वो इसको क्या बना रहा है भाई? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बना रहा है बेटा। इसका मतलब हुआ, इस मिथाइल कार्बोनियम आयन में ऑल द 3 CH बॉन्ड फॉर्मेशन, जितने तीनों CH बॉन्ड बने हैं बेटा, वो कैसे बने हैं? जरा ध्यान दीजिए, वो बने हैं, देखो यहां पर, दिस इज द बॉन्ड, यानी CH बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ बेटा कार्बन का sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल और हाइड्रोजन के s एटॉमिक ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से बॉन्ड बना है बेटा। जरा ध्यान दो, अगर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर फिर से बनाएं, इस कार्बन के पास 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, देखिए 1 हाइब्रिड ऑर्बिटल, अनदर हाइब्रिड ऑर्बिटल, एंड दिस इज अनदर हाइब्रिड ऑर्बिटल, अप्रॉक्सीमेटली 120 डिग्री पर इस पर अरेंज होगा। यहां पर सिंगल इलेक्ट्रॉन है बेटा, यहां सिंगल इलेक्ट्रॉन, यहां सिंगल इलेक्ट्रॉन, कार्बन के स्ट्रक्चर है। और यहां पर इसकी ओवरलैपिंग हो रही बेटा हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन हो गया, यहां हाइड्रोजन साथ ओवरलैप कर रहा है, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन आ गया, ये हाइड्रोजन साथ ओवरलैप कर रहा है, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन आ गया बेटा। तो दिस CH बॉन्ड, ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन है, कैसे बना है? दिस इज sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल एंड दिस इज s एटॉमिक ऑर्बिटल बेटा, राइट। और इस कार्बन के पास एक वैकेंट अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है बेटा, वो इसको क्या बना रहा है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बना रहा है। तो अगर पूछा जाए इस मिथाइल कार्बोनियम आयन में जितने भी CH बॉन्ड है, ऑल द 3 CH बॉन्ड बेटा, ऑल द 3 CH बॉन्ड्स, दे आर फॉर्म्ड बाय द ओवरलैपिंग ऑफ sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ कार्बन एंड s एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन, राइट। अब जरा देखिए, चूंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है, तो इसकी स्टेबिलिटी भी देखनी होगी हमें। फिर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा स्टेबिलिटी का। आइए देखिए, हम लोग स्टेबिलिटी की बात करते हैं।
समझिए जरा, आपने इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा हुआ है। इंडक्टिव इफेक्ट जरा ध्यान दीजिए, इंडक्टिव इफेक्ट होता है बेटा क्या, पोलराइजेशन इफेक्ट होता है। सिग्मा इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग करता है इसमें। पोलराइजेशन क्यों होता है? बिकॉज ऑफ शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर जो बेटा एल्काइल ग्रुप है वो क्या है, वो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो करता है, प्लस आई इफेक्ट शो करता है। तो बेटा जब प्लस आई इफेक्ट शो करेगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। यानी चूंकि ये कार्बन कैसा है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, पॉजिटिव कार्बन है बेटा, और एल्काइल ग्रुप क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है। जरा ध्यान दीजिए, इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, और एल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, तो क्या इसकी डेफिशिएंसी बेटा कंप्लीट नहीं हो रही है? जो इसके पास थोड़े इलेक्ट्रॉन की कमी थी, वो थोड़ा बहुत कमी कौन पूरी कर दे रहा है, एल्काइल ग्रुप, बिकॉज इट शोज पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। जरा यहां देखिए, देयर आर 2 एल्काइल ग्रुप्स, यानी ये 2 ग्रुप आ गए जो इस पॉजिटिव चार्ज कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहे हैं। इसकी पॉजिटिव डेफिशिएंसी, जो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी थी, और कंप्लीट हो गई। और टर्सरी कार्बोनियम आयन में देयर आर 3 एल्काइल ग्रुप्स, इसकी डेफिशिएंसी बेटा और कंप्लीट हो गई। तो जैसे जैसे पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट शोइंग एल्काइल ग्रुप्स पॉजिटिवली चार्ज कार्बन पर बढ़ते जा रहे हैं बेटा, क्या हो रहा है, उसकी डेफिशिएंसी कंप्लीट होती जा रही है, या ये कह सकते हैं आप उसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज होती जा रही है। राइट? इसका मतलब हुआ कि जब कार्बोनियम आयन कार्बन पर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इंक्रीज होगा तो इसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी बेटा। ये तो आपने, इसका मतलब हुआ ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी क्या हो गया, टर्सरी इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी देन प्राइमरी। दिस इज द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्बोनियम आयन। इसकी स्टेबिलिटी बेटा एक फैक्टर से और हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन। राइट? कैसे पढ़ते हैं जरा देखिए, हाइपर कॉन्जुगेशन के बेसिस पर स्टेबिलिटी कैसे एक्सप्लेन करेंगे। आपने हाइपर कॉन्जुगेशन में पढ़ा हुआ है, कैसे, हाइपर कॉन्जुगेशन। और इस हाइपर कॉन्जुगेशन में आपने पढ़ा है बेटा, किसी भी मॉलिक्यूल में जितनी ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगी उतना ही ज़्यादा स्टेबल स्पीसीज होगा। आइए देखते हैं जरा। और हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर बनाने की एक कंडीशन है, अगर वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, ध्यान दो बेटा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, दिस इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, इसके पास एक वैकेंट p ऑर्बिटल है, ये नेसेसरी कंडीशन है इसके लिए, हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए। sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है और उसके पास अल्फा CH बॉन्ड है बेटा, अल्फा CH बॉन्ड। तो ये अल्फा CH बॉन्ड आके यहां पर बॉन्ड बना लेता है इसके साथ और हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बन जाती हैं। तो एक आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है, जितनी ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे मींस मोर अल्फा हाइड्रोजन ऐसे कह सकते हैं, मोर अल्फा CH बॉन्ड बेटा इज प्रेजेंट, more hyper conjugative structure is formed, hyper conjugative structure is formed। मतलब किसी भी मॉलिक्यूल में जितने ज्यादा अल्फा CH बॉन्ड होंगे उसकी उतनी ही ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगी और उतना ही ज्यादा वो स्टेबल स्पीसीज होगा, एंड मोर स्टेबल स्पीसीज इज देयर, मोर स्टेबल स्पीसीज। राइट? sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के पास जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे, अल्फा CH बॉन्ड होंगे बेटा, उतनी ही ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगी, और जितनी ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगी उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। आइए देखिए जरा एग्जांपल देखते हैं हम लोग भाई, समझिए, ये कंडीशन ध्यान रखना बेटा। क्या है जरा ध्यान दीजिए,
आपने कहा बेटा CH3 पॉजिटिव, CH3 CH2 पॉजिटिव, सी हियर CH3 CH CH3 पॉजिटिव. Now see, there are different structures. कार्बोनियम आयन है. अब इस कार्बोनियम आयन हमको देखना है which one is more stable. See here, on the basis of हाइपर कॉन्जुगेशन बेटा. तो ये पॉजिटिव चार्ज कार्बन है, इसके पास अल्फा CH कितने बेटा, अल्फा CH आप देखोगे इस मॉलिक्यूल में है 0, एक भी नहीं है. यहां देखिए दिस इज अल्फा कार्बन, और इस अल्फा कार्बन के साथ बेटा कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं, 3. इट हैव 3 अल्फा CH बॉन्ड बेटा, 3 अल्फा CH. इसके पास देखिए 1 अल्फा, 2 अल्फा, तो 3 अल्फा यहां पर है बेटा, 3 अल्फा यहां पर, टोटल कितने हो गए, 6 अल्फा CH बॉन्ड है बेटा इसके पास. इसके पास देखिए 1 2 3 3 3 6 और 3 9, यानी दिस मॉलिक्यूल हैव 9 अल्फा CH बॉन्ड बेटा. अब देखिए अभी आपने बताया जिस मॉलिक्यूल के पास, जिस आयन के पास जितने ज्यादा अल्फा CH बॉन्ड होंगे बेटा उतना ही ज्यादा वो स्टेबल कार्बोनियम आयन होगा ऑन द बेसिस ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन, राइट. तो आपने देखा कौन ज्यादा स्टेबल हुआ, दिस वन. अगर हम नंबरिंग कर दे बेटा 1 2 3 4, तो 4 1 इज मोर स्टेबल. आप कहते हैं 1 इज लेस देन, 2 इज लेस देन, 3 इज लेस देन 4. दिस इज द स्टेबिलिटी ऑर्डर बेटा फॉर दिस मॉलिक्यूल, राइट. और देखते हैं 2 एग्जाम्पल हम, समझिए जरा, आप प्रैक्टिस करिएगा. सी हियर, आइए देखिए, आपने कह दिया सी हियर बेटा, प्रोपाइल कार्बोनियम आयन, ध्यान दीजिए, प्रोपाइल कार्बोनियम आयन बेटा सी हियर, इसको बोलते हैं हम लोग एलाइल कार्बोनियम आयन. जब आपने प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी की बात की तो टर्सरी इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी, सेकेंडरी इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी. लेकिन बेटा यहां ध्यान दो, यहां ये भी प्राइमरी कार्बोनियम आयन है और ये भी प्राइमरी कार्बोनियम आयन है बेटा. अब क्या हम बता सकते हैं विच वन इज मोर स्टेबल? बिल्कुल बता सकते हैं. जरा ध्यान दीजिए कैसे. इस कार्बोनियम आयन के पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बनेंगी, नो डाउट हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर बन रही है बिकॉज इट हैव 2 अल्फा CH. इसके पास 2 अल्फा CH है बेटा, अल्फा कार्बन है, 2 हाइड्रोजन है, तो अल्फा CH है, राइट. लेकिन यहां पर ये, लेकिन कौन सी स्ट्रक्चर है बेटा, ये हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनाएगा, ध्यान रखिएगा, हाइपर कॉन्जुगेटिव. इसके पास कोई रेजोनेंस नहीं हो रही है. लेकिन यहां पर अगर ध्यान दें तो 1 अल्फा कार्बन है, अल्फा हाइड्रोजन है, दिस इज अल्फा हाइड्रोजन कार्बोनियम आयन के रेस्पेक्ट में. लेकिन इसके पास अल्टरनेट पोजीशन पर बेटा डबल बॉन्ड है, तो दिस मॉलिक्यूल फॉर्म्स रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. सी हियर, ये डबल बॉन्ड यहां, पाई इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हो जाएगा. यू कैन फॉर्म दिस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इन दिस वे. ये देखिए पाई इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हो गया, पॉजिटिव चार्ज यहां आ गया, डिलोकलाइजेशन हो गया. दिस मॉलिक्यूल फॉर्म्स रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, यानी एलाइल कार्बोनियम आयन फॉर्म्स रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. लेकिन हाइपर कॉन्जुगेशन यहां पर बन रही है किसमें, प्रोपाइल कार्बोनियम आयन में. अब क्वेश्चन ये है कि विच वन इज मोर स्टेबल. दोनों ही प्राइमरी कार्बोनियम आयन हैं. ऐसी कंडीशन बेटा ध्यान रखिएगा, रेजोनेंस डोमिनेट्स ओवर हाइपर कॉन्जुगेशन. जहां पर रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट का एप्लीकेशन हो रहा हो तो बेटा एक चीज ध्यान रखना, रेजोनेंस डोमिनेट्स ओवर हाइपर कॉन्जुगेशन. ऐसी कंडीशन में एलाइल कार्बोनियम आयन विल बी मोर स्टेबल देन प्रोपाइल कार्बोनियम आयन. एलाइल इज मोर स्टेबल देन प्रोपाइल कार्बोनियम आयन, राइट. ये चीज आपको ध्यान रखना है. क्लियर? आई होप समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट पॉइंट एक और देखते हैं. सी हियर, एक और एग्जांपल देखते हैं बेटा. आपने कह दिया दिस इज एलाइल कार्बोनियम आयन, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया प्राइमरी कार्बोनियम आयन है.
नाउ नेक्स्ट वन इज बेंजाइल कार्बोनियम आयन, दोनों ही प्राइमरी कार्बोनियम आयन है बेटा. दिस इज बेंजाइल कार्बोनियम आयन. राइट, दिस इज एलाइल कार्बोनियम आयन. बेटा वीडियो पॉज करके आप जरा इसकी स्टेबिलिटी निकालिए, फिर मैं आपको बताता हूं. चेक करिएगा, आप देखेंगे कि इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बेटा दो ही बनेंगी, बिकॉज ओनली वन डबल बॉन्ड इज हियर. इसके अल्टरनेट पोजीशन पर डबल बॉन्ड ज्यादा है, इट हैव मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. सॉरी. बेंजाइल कार्बोनियम आयन इज हैव मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बेटा. This benzyl have more resonating structure and this allyl have only two resonating structure. Therefore, benzyl resonating structure बनाइए बेटा, बना के देखेंगे आप, तो इसकी resonating structure ज़्यादा बनेगी क्योंकि there are 3 triple bonds और इसके पास एक ही डबल बॉन्ड है. 3 डबल बॉन्ड्स एंड इसके पास एक ही डबल बॉन्ड है बेटा. तो जितने ज़्यादा अल्टरनेशन पर डबल बॉन्ड होते हैं, रेजोनेंस पे आपने पढ़ा हुआ है, उतनी ही ज़्यादा इसमें स्ट्रक्चर होती है और उतना ज्यादा स्टेबल होगा. सो बेंजाइल कार्बोनियम आयन इज मोर स्टेबल देन एलाइल कार्बोनियम आयन बेटा. एलाइल कार्बोनियम आयन, राइट.